नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि हम अभी जो टॉपिक कर रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर या कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। और आज हम जो फैक्टर कृषि को प्रभावित करने वाला करेंगे वो है मृदा या मिट्टियाँ। हम एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करने वाले वेरियस फैक्टर्स को जानते हैं, जिनमें कि फिज़िकल फैक्टर्स या प्राकृतिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर्थिक कारक, सोशल फैक्टर्स सामाजिक कारक, सांस्कृतिक फैक्टर्स या कल्चरल कारक, एंड अब तो राजनीतिक फैक्टर्स पॉलिटिकल कारक, एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स या तकनीकी कारक भी हैं। ये सभी सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, पॉलिटिकल कारक प्राकृतिक कारकों के साथ किसी भी क्षेत्र की कृषि, उसके प्रकार, उसकी प्रकार की और उसके विकास को प्रभावित करते हैं। हम अभी प्राकृतिक कारक कर रहे हैं और प्राकृतिक कारकों में हमने जलवायु और उच्चावच का अध्ययन पिछले 2 वीडियोज़ में कर लिया है। आज हम जिस प्राकृतिक कारक का अध्ययन कर रहे हैं वह है सॉइल या मृदा। मृदा कृषि क्रिया को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, क्योंकि मृदा एक ऐसा अनिवार्य पदार्थ है जिस पर कृषि आधारित होती है। किसी भी पेड़ पौधे के उगने और बढ़ने के लिए मृदा एक आधार प्रस्तुत करती है जिस पर वह पेड़ पौधा खड़ा होता है। मिट्टी या मृदा को डिफाइन करते हुए बुशनेल ने 1944 में कहा कि soil is a natural part of the earth's surface being characterized by layers parallel to the surface resulting from modification of parent materials by physical, chemical and biological processes operating under varying conditions during varying periods of time। अर्थात मृदा पृथ्वी धरातल का एक प्राकृतिक अंग है जिसकी विशेषताएं पृथ्वी के धरातल के समानांतर फैली परतों में भौतिक, रासायनिक और जैवीय प्रक्रमों द्वारा पैतृक पदार्थों के सुधार द्वारा विभिन्न दशाओं और विभिन्न अवधियों में होती है। बुशनेल और एच जेनी ने मृदा निर्माण के लिए एक सूत्र प्रस्तुत किया था, S = F × ClRPONT। जेनी ने कहा कि S का मतलब है क्वालिटी ऑफ सॉइल या मृदा के गुण, जो कि फंक्शन है, J है या प्रक्रम है, Cl क्लाइमेट का, R रिलीफ का, P पेरेंट रॉक का, O ऑर्गेनिजम्स का, T टाइम का। मतलब मृदा के गुण जलवायु, उच्चावच, मूल चट्टान, जीवाणु और अवधि के कंबाइंड प्रक्रम का परिणाम होते हैं। मिट्टियों की उर्वरता पर फसल का उत्पादन निर्भर करता है। अलग अलग तरह के शस्यों को अलग अलग तरह की मिट्टियाँ या मृदाएं चाहिए। जैसे कपास को काली पठारी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। इसलिए संसार में मृदाओं और उनकी विशेषताओं के आधार पर कृषि में भिन्नताएं पाई जाती हैं। मिट्टियाँ
अपनी संरचना या अपने मूल गुण मूलभूत चट्टानों से अर्जित करती हैं। इनके विभिन्न गुण अनेक भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर होते हैं, जिन पर जलवायु, धरातल, वनस्पति, जीवाणु और मानवीय उपभोग का प्रभाव पड़ता है। मिट्टियों के गुण उसकी संरचना यानी किस तरह के कणों से वो बनी हुई हैं उस पर निर्भर करता है। कणों के आकार पर मिट्टियों को कछारी मृदा, महीन मृदा, बालुई मिट्टी में विभाजित किया जाता है। मृदा और गाद मिट्टियाँ जिन्हें हम कहते हैं, उनके कण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो कृषि के लिए कम उपयोगी होती है। बलुई मिट्टी के कण बड़े होते हैं और इसलिए वह भी एक अनउपजाऊ मृदा होती है। इसलिए कहा जाता है कि मिश्रित मृदाएं खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त और उर्वरक होती हैं। गठन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि विभिन्न प्रकार की मृदाओं का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर ह्यूमस का भी कंटेंट होगा, वाटर का भी कंटेंट होगा, ये सब मिलकर के उसके गठन को क्रिएट करती हैं। तो संरचना और गठन मोर और लेस एक सिमिलैरिटी है। गठन में हम मृदा के कणों को ले लेते हैं, संरचना में हम उनका क्या कॉम्बिनेशन है जिससे कि वो मृदा बनी है उसको लेते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन यानी मिट्टियों में रासायनिक यौगिकों, कार्बन और विभिन्न प्रकार के जो नाइट्रोजन, सोडियम, फास्फोरस होते हैं, उनका मिश्रण। इन रासायनिक तत्वों पर मृदा के रंग निर्धारित होते हैं। आयरन कंटेंट जहाँ ज़्यादा होगा वो मृदा रेड कलर का उसका कॉम्पोजिशन होता है। जहाँ सैंड कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ मृदा येलोइश कलर की होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनका जो एल्यूमिनियम, इनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो आयरन कंटेंट के साथ, सेड कंटेंट के साथ मृदाओं को पीले, हल्के भूरे से लेकर के भूरा, लाल और काली मिट्टी तक का रंग प्रोवाइड करता है। जहाँ मृदाओं में लवण ज़्यादा होता है वहाँ मृदाएं सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मृदाओं की मूलभूत विशेषताओं पर उस क्षेत्र की जलवायु का प्रभाव पड़ता है। उस क्षेत्र का तापमान, उस क्षेत्र की वर्षा और वहाँ पे किस तरीके का अपक्षय और अपर्दन होता है, जो कि स्थानीय पेरेंट रॉक्स के गुणों को अपने केमिकल रिएक्शन से बदलता है। एक ही पेरेंट रॉक से निर्मित मिट्टियाँ भिन्न भिन्न वर्षा के वितरण और तापमान की भिन्नता और वायुमंडल की आर्द्रता से दो अलग अलग तरह की मृदाओं में परिवर्तित हो सकती हैं या बन सकती हैं। जलवायु की तरह ही धरातलीय दशाएं भी मृदाओं को प्रभावित करती हैं। समतल क्षेत्र की जो मिट्टियाँ होती हैं वो अधिक गहरी और स्थायी होती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टियाँ कम गहरी होती हैं और इनका अपर्दन आसान होता है। जो स्लोपी क्षेत्र होते हैं, ढालू क्षेत्र होते हैं, उनकी मृदाओं में कटाव अधिक होता है और ये निचले मैदानों में जमा हो जाती हैं। इसलिए नदी घाटी के जो निचले भाग होते हैं और जो मैदान होते हैं वहाँ की मृदाएं अधिक गहरी होती हैं। इसी तरह मृदा के जो कण होते हैं और उनकी जो संरचना होती है वो मृदा के जल सोखने की क्षमता को भी निर्धारित करती है।
बालुई और रेतीली मिट्टियाँ जल कम सोखती हैं और वर्षा का पानी बहुत जल्दी मृदा के अंदर समा जाता है और फिर जो ऊपरी जो पौधे होते हैं उनको वर्षा का जल नहीं मिलता। महीन मिट्टियाँ पानी को रोक लेती हैं और इनमें अधिक समय तक नमी रहती है। इसी तरह किसी मृदा का जीवाश्म कंटेंट या ह्यूमस कंटेंट जो उस क्षेत्र के जीव हैं जिनमें पौधे, पत्ते, उसके अलावा जो डेड एनिमल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, पर डेड एनिमल्स से ज़्यादा जो मृदा का जीवाश्म कंटेंट होता है वो उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति या उस क्षेत्र की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रूट्स, स्टेम्स, लीव्स से बनता है। और ये जो जीवाश्म कंटेंट होता है ये मृदा के केमिकल कॉम्पोजिशन को अफेक्ट करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी को या उत्पादकता को अफेक्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो चेरनोज़म सॉइल्स होती हैं उनमें ह्यूमस कंटेंट बहुत हाई होता है और इसलिए वो वीट के लिए या गेहूं के प्रोडक्शन के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति भी मृदा के रासायनिक गुणों को प्रभावित करती है। मृदाओं में वनस्पति के जैविक व जीवाणु तत्व प्रक्रिया करके ह्यूमस का या जीवाश्म का निर्माण करते हैं जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। ह्यूमस तत्वों का विकास वनस्पति से मिट्टियों की प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा होता है और इन तत्वों की अधिकता या कमी से मिट्टियों के रंग और गुणों में चेंज आता रहता है। वनस्पति के तत्वों द्वारा रंग बदल चुकी मिट्टियों, विशेष रूप से हिमालय के क्षेत्रों में टियागा, जैसे मैंने बोला टियागा की चेरनोज़म सॉइल, साइबेरिया की चेरनोज़म सॉइल्स वहाँ पर मिलती हैं। इसके साथ ही मृदा की नमी भी उस क्षेत्र की कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में नमी कम पाई जाती है, इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब हमें सिंचाई करनी हो, जब हमें कृषि करनी हो तो हमें आर्टिफिशियल जल उपलब्ध कराना पड़ता है सिंचाई के द्वारा, वो चाहे नहरों से होती हो, कुओं से होती हो या नदियों से होती हो। इसके अलावा अलग अलग फसलों को अलग अलग नमी की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा जैसी फसलों को कम नमी और कम जल की उपलब्धता रिक्वायरमेंट होती है, जबकि चावल या जूट जैसी फसलों को अधिक नमी या अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो मृदा का जो वाटर कंटेंट होता है वो भी क्रॉप कौन सा उगेगा उसको डिसाइड करता है। तो ये सारी जो मृदा के फैक्टर्स हैं, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर, उसका गठन, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, उसमें जीवाश्म की मात्रा, उसमें नमी की मात्रा, ये सब मृदा की उर्वरता को अफेक्ट करते हैं। उर्वर मृदाएं जो होती हैं उनमें जीवाश्म की मात्रा और केमिकल कॉम्पोजिशन और वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी होती है उस पर्टिकुलर क्रॉप के अकॉर्डिंग जो वहाँ उगाया जा रहा है। और जो उर्वर मृदाएं होती हैं उन क्षेत्रों में कृषि की उत्पादकता भी अधिक होती है। तो कृषि की जो क्षेत्र की जो भौतिक दशाएं हैं वो उस क्षेत्र के विभिन्न तत्वों को प्रभावित ही नहीं करती बल्कि निश्चित और नियंत्रित करती हैं। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये उस क्षेत्र की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को
प्रभावित करते हैं, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, कौन सा क्रॉप वहाँ उगेगा उसको प्रभावित करते हैं। तो हमने देखा कि मृदा एग्रीकल्चर के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो पेड़ पौधों को उगने और खड़े रहने का आधार प्रस्तुत करता है। उसके अलावा किसी पेड़ पौधे के विकास के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो रसायन चाहिए होते हैं, जो वाटर कंटेंट चाहिए होता है, वो मृदा के द्वारा ही उस पौधे को उपलब्ध होता है। तो मृदा पौधे के या सस्यों के विकास, उसके गुण और उसकी क्वांटिटी को प्रभावित करती है और किसी क्षेत्र की कृषि की उर्वरता, उत्पादकता को के लिए वो कृषि क्षेत्र की उर्वरता, वहाँ की कृषि उत्पादकता का जो कंटेंट होता है वो मृदा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। धन्यवाद।